दोस्तों, कश्मीर फाइल्स मूवी एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित कश्मीरी पंडितों के बारे में है। अगर मेरे हिंदू भाई इस मूवी को नहीं देखते हैं ना तो लानत है तुम पर। जबकि पाकिस्तान के लोगों ने इस मूवी की बुराई नहीं करी बल्कि अच्छाई करी है। कसम से मूवी बहुत मस्त ज़बरदस्त है, देखना जरूर एक बार और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मूवी के स्टार्टिंग में हम 1990 के समय को देखते हैं जहां पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं जिसमें से एक का नाम होता है शिव। वहीं रेडियो पर सचिन की खबर सुनाई दे रही थी कि वो अपने क्रिकेट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। दूसरी तरफ शिव भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो इसी पर वो सचिन का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। एक हिंदू क्रिकेटर का नाम सुनकर वहाँ बहुत सारे लोग शिव को मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहीं उसका दोस्त अब्दुल आता है, वो जैसे तैसे उसे बचा के वहां से भाग जाता है। दोस्तों, ये वक्त 1990 का था जहां पर कश्मीरी पंडितों को उनकी ही जगह पर रहने का हक छीना जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था और उनकी वाइफ और बेटियों को वहीं पर छोड़कर जाने को कहा जा रहा था। इस पूरे आतंक को मचाने वाले लीडर का नाम फारूक अहमद दर होता है जिसका निकनेम होता है बिट्टा कराटे। अगले सीन में एक आदमी एक औरत और उसकी बेटी को ऐसा बोलता है कि तेरा पति तो यहाँ से बच के भाग सकता है लेकिन तुझे और तेरी बेटी को यहीं रहना पड़ेगा ताकि वो उसके साथ गलत काम कर सकें। जाहिर सी बात है यार, भला कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है, और वहीं उसे मार देता है। दोस्तों, इस समय पूरे कश्मीर में यही आतंक मचा हुआ था, यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने बच्चों में भी यही बकवास भर रखी थी, या तो अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाओ नहीं तो यहाँ से भाग जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। वहीं बिट्टा कराटे बहुत सारे हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर मुस्लिम बना रहा होता है और उन्हें ज़बरदस्ती गोश्त खिला रहा होता है ताकि वो लोग वहाँ की हिंदू मेजोरिटी को माइनॉरिटी में चेंज कर सकें। अगले सीन में हम एक पुष्कर नाम के आदमी को देखते हैं। पुष्कर की फैमिली में उसका बेटा और बहू और उसके 2 बच्चे होते हैं। उनके 2 बच्चों में एक का नाम शिव होता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में मार खा रहा था और दूसरा बच्चा बहुत छोटा होता है जिसका नाम कृष्णा होता है। पुष्कर यहाँ पर शिवरात्रि पर शिव जी का रोल करता था और यहाँ पर वो उसी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उन्हें अपने कश्मीर से बहुत प्यार होता है। वहीं पुष्कर को पता चलता है कि उसका पोता अभी तक घर पर नहीं आया है और वो शिव को लेने अपने स्कूटर पर निकल जाते हैं और वहां से वो शिव और अब्दुल दोनों को बैठाकर घर जाने लगते हैं। तभी वहां पर एक आर्मी की जीप आती है तो वो कहते हैं कि तुम हमारे पीछे चल सकते हो। जीप की वजह से ऐसा हो सकता है कि उन पर अटैक ना किया जाए, पर थोड़ा आगे जाते ही वो जीप खुद ही खुद ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ बिट्टा कराटे पुष्कर के घर जाता है जहां उसको देखकर पुष्कर का बेटा एक अनाज के ड्रम में छिप जाता है जिससे वो उसे मार ना पाए। लेकिन पुष्कर का पड़ोसी जिसके बेटे का नाम होता है अब्दुल जो कि शिव का दोस्त होता है, वो बिट्टा कराटे को बता देता है कि पुष्कर का बेटा अनाज के दाने के ड्रम में छुपा हुआ है। इसके सामने बिट्टा कराटे वहीं जाकर उसकी बीवी शारदा के सामने उसे मार देता है जो कि ड्रम के अंदर बैठा होता है। इसके बाद पुष्कर भी वहां आ जाता है और बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो कहता है तुम तो मेरे स्टूडेंट थे, लेकिन बिट्टा को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद बिट्टा देखता है कि पुष्कर के बेटे का खून बहकर नीचे आ रहा होता है। वो खून में सने चावल को उठाकर शारदा को देता है। वो कहता है अगर तुमने ये चावल खा लिए तो मैं तुम्हारे बेटे की जान बख्श दूंगा वरना मैं उसे मार दूंगा। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम ब्रह्मदत्त को देखते हैं जो कश्मीर में रह रहा होता है। आज उससे मिलने पुष्कर का पोता आता है। पुष्कर का पोता कृष्णा जो कि अब दिल्ली में रहता था और पुष्कर की डेथ हो गई थी, वो उसकी अस्थियों को लेकर कश्मीर आता है। यहाँ पर उसके आ जाने पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो कि पुष्कर के दोस्त हुआ करते थे। ये सभी यहाँ बहुत दुखी होते हैं क्योंकि पुष्कर इनका दोस्त था और उसकी मृत्यु हो गई थी। पर यहाँ पर कृष्णा को कुछ नहीं पता होता क्योंकि उसको हमेशा से ही लगता था कि उसके माता पिता की मौत स्कूटर के एक्सीडेंट से हुई थी। कश्मीर में क्या क्या हुआ वो इस बात से अनजान था। अब सीन शिफ्ट होता है कृष्णा के कॉलेज में जो कि JNU में होता है जहाँ पर वो अपने प्रोफेसर राधिका से मिलता है। राधिका यहाँ पर बहुत सारे लोगों को भड़का रही होती है कि उन्हें कश्मीर को आज़ादी दिलानी है और कश्मीर को इंडिया के गवर्नमेंट से खतरा है। ये प्रेजेंट टाइम का समय होता है जहाँ पर आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका है। इसी बात से बहुत सारे लोग इसके खिलाफ होते हैं
और प्रोफेसर राधिका भी उन्हीं में से एक थी। उसे ऐसा लगता है कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए और यही बात वो कृष्णा को भी बोलती है। राधिका को ऐसा लगता है कि किसी भी कश्मीरी पंडित को मारा नहीं गया था। उसकी बात सुनकर कृष्णा को भी यही सब लगने लगता है। यहाँ कृष्णा अपनी यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट के पद पर खड़ा हो रहा होता है तो राधिका बोलती है उसे यहाँ के स्टूडेंट से कनेक्ट करना पड़ेगा और इसके लिए ऐसा उसे दिखाना पड़ेगा कि स्टेट की गवर्नमेंट कश्मीर के लिए खतरा है। और इसी तरह बोलते बोलते वो कृष्णा को मैनिपुलेट करके अपनी साइड कर रही होती है। और अब सीन शिफ्ट होता है कश्मीर के पास्ट 1989 में। इस मूवी में कई बार सीन प्रेजेंट और पास्ट में शिफ्ट होता है, तो तुम लोगों को ध्यान से समझना और सुनना है मेरे दोस्त। यहाँ पास्ट में ब्रह्मदत्त एक IAS ऑफिसर होता है, वहीं पुष्कर उसके पास हेल्प के लिए आता है क्योंकि ब्रह्मदत्त उसका दोस्त होता है। वो यहाँ पर उसको बोलता है कि बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और बोलता है उसके अपने बेटे का नाम लिस्ट में है, मतलब कि उसके बेटे को बिट्टा कराटे ने हिंदुस्तान का मुखबर बता दिया है, इसलिए वो उसे मार सकता है। ये सुनने के बाद ब्रह्मदत्त उससे बोलता है कि वो उसके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कर लेगा। इसके बाद ये लोग पुष्कर के घर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर पुष्कर रास्ते में सब्जी खरीदने के लिए रुक जाता है। यहाँ पर जब वो 100 रुपये के इंडियन करेंसी वाले नोट को देता है तो सब्जी वाला उसको रिटर्न में पाकिस्तानी करेंसी के नोट देता है और बोलता है तुम जिस देश में रहोगे तुम्हें वहीं के तो नोट मिलेंगे। देख लो भाई, कश्मीर के लोग मान चुके थे कि कश्मीर पाकिस्तान का है और वहाँ पर पाकिस्तान की करेंसी चलनी चाहिए। ये देखने के बाद ब्रह्मदत्त उसे तुरंत पुलिस से पकड़वा कर जेल में डलवा देता है और वो दोनों वहां से आगे निकल जाते हैं। अगले सीन में ब्रह्मदत्त कहीं जा रहा होता है तो वो देखता है कि बहुत सारी मुस्लिम औरतें हिंदू औरतें के खाने का सामान फेंक रही होती हैं और ब्रह्मदत्त भी उस वक्त वहां पर कुछ नहीं कर पाता। इन सभी के लिए ब्रह्मदत्त ने PM से भी बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन वहां पर PM बोलते हैं कि कश्मीर के CM के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, अगर वो कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करते हैं तो उससे उनकी दोस्ती में दरार आ जाएगी। अगले सीन में हम कुछ एयरफोर्स के सोल्जर्स को देखते हैं जो कि ब्रह्मदत्त के पास में ही होते हैं। तभी वहां पर कुछ आदमी आकर उसको मार देते हैं और पास में खड़ी पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वहां के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भी इसी तरह उन लोगों के सपोर्ट में होते हैं जो कि यहाँ पर हिंदुओं को मार रहे होते हैं। इसके बाद ब्रह्मदत्त CM से बात करने जाता है, लेकिन वहां पर CM उसे ही जिम्मेदार ठहराने लगता है और कहता है कि तुम IAS ऑफिसर हो और यहाँ पर शांति देखना तुम्हारा काम है। ब्रह्मदत्त CM को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बात नहीं मानी जा रही और वो कोई भी ऑर्डर को पास करता है तो खुद CM के लोग उसके ऑर्डर को रोक देते हैं और साथ में ही ऐसे आतंक मचाने वाले लोगों को उसी की पार्टी का फंड कर रही है। पर CM उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। वहीं सामने बिट्टा कराटे खड़ा होता है, तो मतलब कि खुद CM भी बिट्टा कराटे के साथ मिला हुआ है और यहाँ पर ब्रह्मदत्त चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि पूरी पॉलिटिक्स ही बिट्टा कराटे के साथ मिली हुई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर ब्रह्मदत्त की वाइफ कृष्णा को उसकी मम्मी और पापा की फोटो दिखाती है क्योंकि अभी तक कृष्णा ने अपने माँ बाप की फोटो नहीं देखी थी क्योंकि जिस वक्त वो लोग वहाँ से भागे थे उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने साथ कुछ सामान ले जा सकें। अब यहाँ पर ब्रह्मदत्त जीनोसाइड के बारे में कुछ बोलता है कि तभी कृष्णा वहाँ पर बोलता है कि कोई भी जीनोसाइड नहीं हुआ था, ये सब एक डर्टी पॉलिटिक्स थी और उस रात 5 लाख कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि 2 लाख कश्मीरी पंडित निकले थे और उन्हें मारने वाले लोग भी आर्मी के ही थे और वो कश्मीर के लोग जो टेररिस्ट बन गए हैं उनके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं क्योंकि जब किसी के बच्चों को जीभ से घसीटेंगे तो वो बड़ा होकर आतंकवादी ही बनेगा। यहाँ पर कृष्णा का ब्रेन पूरी तरह से वॉश कर दिया गया था और इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा था और ये सुनकर ब्रह्मदत्त को गुस्सा आता है और गलती से उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जिससे कृष्णा को शक हो जाता है क्योंकि अभी तक जो उसे अपने माँ बाप की डेथ के बारे में बताया गया था वो सच नहीं होता है। और अब उसके बहुत ज्यादा पूछने के बाद ब्रह्मदत्त उसे पूरी सच्चाई बताता है। अब सीन फिर से वहीं शिफ्ट होता है जहाँ बिट्टा कराटे शारदा को खून लगे चावल खाने को कहता है। वहीं बच्चों को बचाने के लिए शारदा वो चावल खा लेती है और वो लोग उन्हें ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद पुष्कर यहाँ पर अपने डॉक्टर फ्रेंड महेश को कॉल करता है और उसको बोलता है कि उसके बेटे को बहुत सारी गोलियां लगी हुई हैं लेकिन वो अभी भी जिंदा है, तुम जितना जल्दी कर सको वहां पर आ जाओ।
महेश भी वहां जाने वाला होता है कि वहीं हॉस्पिटल में एक टेररिस्ट आ जाता है जिसके दोस्त को गोली लगी होती है और उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप यहाँ पर नहीं होता है। तो वो ज़बरदस्ती एक पेशेंट का ही खून निकालने लगता है। एक बोतल खून निकालने के बावजूद भी वो जानबूझकर और ज़्यादा खून निकाल रहे होते हैं जिससे उस पेशेंट की वहीं डेथ हो जाए और वहीं खून भी बोतल से निकलकर ज़मीन पर गिरने लगता है। इसी कारण उस मरीज की डेथ हो जाती है। जहां महेश भी पुष्कर के पास नहीं पहुंच पाता है जिससे पुष्कर के बेटे की भी मौत हो जाती है। ये बात वो कॉल करके ब्रह्मदत्त को बताता है। साथ में ये भी बोलता है कि पूरे इंडिया के साथ भी ऐसा ही होगा। याद रखना, ब्रह्मदत्त भी उन्हीं लोगों में से ही होगा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये सब पता चलने पर डीजीपी हरी तुरंत पुष्कर के घर पर आ जाते हैं जहां पर उन्होंने 2 पुलिस वालों को सिक्योरिटी के लिए लगाया होता है, पर वो पुलिस वाले बोलते हैं कि वो लोग भी बिट्टा कराटे के साइड में हैं। डीजीपी को ये भी पता चलता है कि पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली को लेकर यहाँ से निकल चुका है। पुष्कर को ले जाने वाला एक जर्नलिस्ट होता है और वो उसे ऐसे आदमी के घर पर ले जाता है जहाँ पर वो ऐसे ही लोगों की हेल्प करता है। वहीं और भी लोग होते हैं जो ऐसे ही अपनी जान बचाकर भागे होते हैं। यहाँ पर वो आदमी इन सभी लोगों को समझाता है और फिर ये सभी लोग बहुत धीमी आवाज़ में भारत माता की जय बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर ये लोग भारत माता की जय भी जोर से नहीं बोल सकते थे, वरना इसके लिए भी उन्हें जान से मार दिया जाता था। कि तभी वहाँ पर घर के सामने से कुछ आतंकवादी आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए क्योंकि यहाँ पर आप लोग सेफ नहीं हैं। वहीं पर उस आदमी को अच्छे से पता होता है कि उसकी मौत आ चुकी है, लेकिन वो उन आतंकवादियों को कुछ भी नहीं बताता है कि उसके घर में बहुत सारे लोग छिपे हैं और फिर वो यहाँ से अपने बेटे के साथ उनके साथ निकल जाता है। अगले सीन में पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली और दूसरे सभी लोग ट्रक में बचकर जा रहे होते हैं। तभी वो रास्ते में देखते हैं कि उसी आदमी और उसके बेटे की लाश एक पेड़ पर टंगी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक कैंप में जहाँ पर पुष्कर की आईसाइट वीक हो चुकी थी जिससे वो जल्दी अंधा हो सकता था। यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो उसे महंगा लेंस लगवाने को बोलता है, लेकिन पुष्कर की पेंशन में उतने पैसे नहीं मिलते थे इसलिए वो सस्ता लेंस लगवाने की बात करता है। वहीं वो लोग गंदे से छोटे छोटे कैंप में रह रहे होते हैं जहाँ पर उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। इस वजह से पुष्कर केवल एक दिन का ही खाना खाता है। इस सारे कैंप में वो लोग होते हैं जिनका कभी कश्मीर में घर हुआ करता था लेकिन उन्हें अपने ही घर से भगा दिया गया था और अब यहाँ पर वो सभी लोग इसी आस में बैठे होते हैं कि एक दिन उन्हें कश्मीर वापस जाने का मौका मिलेगा। एक दिन यहीं पर ब्रह्मदत्त आता है जो कि आईएएस ऑफिसर से प्रमोट होकर होम मिनिस्टर का एडवाइजर बन गया था। यहाँ पर होम मिनिस्टर भी आता है तो ब्रह्मदत्त उससे बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है और बहुत सारे लोग को बीमारियां भी हो रही हैं। तो उस पर वो होम मिनिस्टर ये बोलता है कि ये सभी लोग पहाड़ पर रहने वाले हैं और अभी गर्मी में आ गए हैं, इसी वजह से इनकी डेथ हो रही है। यहाँ होम मिनिस्टर इन सभी लोगों के पास जाता है जो इन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं। कि तभी वहाँ पर पुष्कर आता है जिसने एक बोर्ड लिया होता है जिसमें लिखा होता है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना चाहिए। वहीं पुष्कर की आंखें काफ़ी हद तक खराब हो चुकी थीं और वो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब्ड भी हो चुका था जिसकी वजह से वो ब्रह्मदत्त को पहचान भी नहीं पाता है और वो बार बार सिर्फ आर्टिकल 370 को हटाने की मांग कर रहा था। इसके बाद ब्रह्मदत्त यहाँ पुष्कर की फैमिली से मिलता है। वो कहता है मैं पास में तुम्हें एक घर दिला सकता हूँ और एक जॉब भी। वहीं पुष्कर की फैमिली भी मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी उसी घर में रहने लगते हैं, लेकिन यहाँ के हालात भी वैसे ही होते हैं जहाँ पर स्कूल में बच्चों को मौलवी काफ़ी ज़्यादा गलत बात सिखा रहे थे और उनकी ये सब बात सुनकर शिव बहुत ज़्यादा डर जाता है। साथ में उसने एक भगवान का लॉकेट पहन रखा होता है, वो डर के मारे उसे जल्दी से अंदर कर लेता है। इसके बाद हमें समझ आता है कि धीरे धीरे वहाँ की कंडीशन ऐसी हो रही थी कि हिंदू अपने ही धर्म को फॉलो करने में डरने लगे थे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बिट्टा कराटे जो खुद ही एक क्रिमिनल था फिर भी वो मीडिया तक पहुंच गया था जहां पर उसका इंटरव्यू भी दिखाया जा रहा होता है। वहां पर बिट्टा कराटे ये बताता है कि उसने बस 20-30 लोगों को मारा है और उसने इन लोगों को इसलिए मारा है क्योंकि वो लोग आरएसएस के थे और वो खुद को एक फ्रीडम फाइटर बोलता है। और ये सब देखकर पुष्कर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो खुद कई सालों से कोशिश कर रहा था कि वो पीएम से बात कर पाए, लेकिन एक आम आदमी का प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में कृष्णा ये सभी बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो जिस कॉलेज से आया था वहाँ पर उसे कुछ और ही सिखाया गया था।
अब कश्मीर में जाकर उसे सच्चाई पता चली है, वो उससे बिल्कुल अलग है। ये सब सोचते सोचते उसे याद आता है कि कैसे मरते वक्त पुष्कर ने उससे कहा था कि उसकी अस्थियों को ले जाकर उसके कश्मीर वाले घर में बिखेर देना, क्योंकि उसका एक ही सपना होता है कि वो वापस अपने कश्मीर के घर जा सके, जो कि उसके मरते मरते भी पूरा नहीं हो पाता है। और यही रीज़न होता है कि कृष्णा पुष्कर की अस्थियों को लेकर कश्मीर में आया था। वहीं जब कृष्णा कश्मीर जा रहा होता है तो वो डॉक्टर राधिका को बताता है, जहां वो कृष्णा से बोलती है कि वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करे कि कश्मीर के लोग क्या बोलते हैं। साथ ही वो उसे बिट्टा कराटे से मिलने के लिए एक नंबर भी देती है, मतलब कि वो खुद ही बिट्टा कराटे की तरह और उसी की साइड में है, और इसीलिए वो प्रोफेसर होने के बावजूद भी सभी स्टूडेंट को मैनिपुलेट करती है। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कृष्णा और उसके दोस्त पुष्कर के उसी पुराने घर में जाते हैं, जहाँ पर उसके शिव जी के मंदिर में शिव जी की मूर्ति को हटा दिया गया था, और वहाँ पर वही झंडा लगा दिया जाता है जो कि 30 साल पहले 1990 में आतंकवादी लगा रहे होते हैं। वहीं वो लोग उस झंडे को हटा देते हैं। इसके बाद कृष्णा यहाँ पर पुष्कर की अस्थियों को बिखेर रहा होता है, जहाँ फाइनली पुष्कर अपनी डेथ के बाद अपने घर कश्मीर पहुँच चुका था। उसके बाद ये सभी वहाँ से निकल जाते हैं।